नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध किया है और इसके खिलाफ राज्य सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रजत जयंती खेल परिसर करने के साथ साथ हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम मानस खंड खेल परिसर करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कड़ी निंदा की और राज्य सरकार से इन स्टेडियमों का नाम परिवर्तन का निर्णय रद्द करते हुए पहले वाले नाम रखने की मांग की। साथ ही कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्यपाल से मुलाकात कर विरोध कर धरना प्रदर्शन करेगी। देखिए, उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे, देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के ज़माने से बना था। इसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हमारे रुद्रपुर में जो मनोज सरकार खेल स्टेडियम है, और हरिद्वार में जो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम है। इन चारों के नाम राज्य की सरकार ने बदल दिए। इनके नाम बदले जाने पर हमें सबसे बड़ी आपत्ति है, आपने नाम क्यों बदल दिए? क्या ऐसा आपने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रजत जयंती परिसर कर दिया? आप रजत जयंती वर्ष में एक नया स्टेडियम बनाते, कोई नया काम करते और उसका नाम रजत जयंती परिसर रखते, हम आपको साधुवाद देते। आपने काम कुछ किया नहीं, कोई आपका योगदान नहीं है इन सारे स्टेडियम्स में, और आपने नाम बदल दिए। नाम बदलने का पूरे राज्य में विरोध हो रहा है। देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि शहर की सड़कों पर अक्सर गंदगी फैली रहती है, जिससे रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए दूर करने का काम करेंगे। साथ ही कहा, यह मशीन मुख्य सड़क मार्गों पर उतरेंगी और वहां पर जो गंदगी होगी उसे साफ करेगी। इसके साथ ही कहा कि इसके लिए निगम जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है, जिसके बाद इन मशीनों के खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज़ करना, और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज़ करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स को की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे जीवीपीज़ हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का प्रभाव बना रहता है। वे जनहित के मुद्दों पर अकेले ही सरकार को घेरते रहते हैं। उम्र के बावजूद वे सक्रिय राजनीति में कांग्रेस के अन्य नेताओं से आगे हैं। इस वजह से बीजेपी नेता उन्हें निशाना बनाते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने हरीश रावत को सलाह दी है कि वे अब राजनीति छोड़कर पूजा पाठ और भजन कीर्तन में ध्यान दें, क्योंकि उनकी उम्र और राजनीतिक करियर चौथे पड़ाव में है। सांसद का कहना है कि हरीश रावत के सारे प्रयास असफल हो चुके हैं और कांग्रेस उत्तराखंड में हाशिए पर है, इसलिए उन्हें अब आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। हरीश रावत जी राजनीति में क्या और जीवन के भी चौथे चरण में है। उनको अब स्वयं के कल्याण के लिए भजन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। लॉन्चिंग पैड उनके लिए कोई बचे नहीं है। जिस प्रकार से उनके नेता सब लॉन्चिंग पैड पर विफल हो चुके हैं, कई बार लॉन्च हो चुके हैं, और उनका बेटा भी कई बार लॉन्च हो चुका है। केवल पैड पर आने से कोई लॉन्चिंग नहीं होती है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है राजनीति में, और उसका मुझे अभाव दिखता है। तो देखिए, कांग्रेस उत्तराखंड में हाशिए पर है।
ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जहां बीजेपी राज्यसभा सांसद की हरीश रावत को नसीहत भी सामने आई है इस मौके पर, जहां उन्होंने कहा है कि राजनीति छोड़कर अध्यात्म अपनाने की उन्हें सलाह दी है। और इसी के साथ ये कहा है कि कांग्रेस हाशिए पर पहुंच चुकी है। रुड़की में राष्ट्रीय लोक दल की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिलोक त्यागी ने ऐलान किया कि रालोद 2027 के उत्तराखंड चुनाव में हिस्सा लेगी और अपने विधायक बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर काम चल रहा है। हालांकि पूर्व हरिद्वार जिला अध्यक्ष मोर ध्वज ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जब पुराने कार्यकर्ताओं का पार्टी में सम्मान नहीं होगा तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। उनकी इस नाराजगी से यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि 2027 तक पार्टी मजबूत होगी या उसमें फूट पड़ सकती है। नहीं, पार्टी तो चुनाव लड़ेगी यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बशर्ते कि यहाँ का नेतृत्व तो सही हो जा। कुछ नेतृत्व मुझे आदमी हमें गलत है। क्या गलती मानते हैं? गलती ये है जब पार्टी प्रोटोकॉल से चलती है या किसी एक आदमी से चलती है। जब प्रोटोकॉल पार्टी में नहीं रहेगा, यहाँ के जो अधिकारी हैं पदाधिकारी बढ़े, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? नहीं, पार्टी तो देखिए 2027 का चुनाव आरएलडी लड़ेगी, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और उसी की तैयारी के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हमारे सब लोग तैयार हैं और बड़ी संख्या में लोग आए। आज कई सौ नौजवान हमारे साथ आए, छात्र आए, महिलाएं आए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी बढ़ेगी और 2027 में उत्तराखंड में हमारे बिना उत्तराखंड में किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये मैं आपके बीच में। कृष्ण एकादशी के पावन मौके पर उत्तराखंड के लोकपाल में लक्ष्मण मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए, जहां अब 4 महीने तक श्रद्धालु भगवान लक्ष्मण के दर्शन कर सकेंगे। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी भगवती प्रसाद पांडे ने बताया कि इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने पवित्र हिम सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर लोकपाल लक्ष्मण के दर्शन किए और क्षेत्र के सुख समृद्धि की मनोकामना की। प्राण पश्यन्तुर महाकश्यत दुर्भागवेत त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर मोक्षीय महामृतात्। तो आज यहाँ पे जो है कि हेमकुंड साहिब पे लक्ष्मण महाराज जी के कपाट और भगवान लक्ष्मण जी के और माता शक्ति जी का जो है कि दर्शन हमें जो है कि यहाँ पे जो है कि अभी मिला है। और आगे कल प्रातः 24 तारीख को जो है कि ब्रह्म मुहूर्त पे भगवान जी का अभिषेक रुद्राभिषेक होगा और हमारे पंचांग पूर्वांग के पूजनों के आधार से ही भगवान का जो है कि अभिषेक किया जाएगा। और हनुमान जयंती का जो शुभ मुहूर्त आज आरंभ है और कल को जो है कि भगवान जी के जो है कि 24 तारीख को कपाट पूर्ण रूप से मौजूद है। लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पे समुद्र तल से जो भ्यूनार घाटी की जो लोकपाल घाटी है, यहाँ पे जो हिंदू जो आस्था का जो कुंभ स्थल है श्री लोकपाल तीर्थ आज जो है खोल चुका है। भक्तों के लिए विधि विधान पूर्वक जो है इस मंदिर के कपाट जो है आज से श्रद्धालुओं के खुल चुके हैं। अब 4.5 माह तक जो है भगवान श्री लोकपाल मंदिर के कपाट जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। श्रद्धालु जो है लगभग 19 किलोमीटर की गोविंद घाट से खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद इस तीर्थ के दर्शन जो है यहाँ पे कर सकेंगे। कहा जाता है कि जो भगवान लक्ष्मण जी हैं तो उन्होंने पूर्व जन्म में यहाँ पे तपस्या की थी शेष नेत्र अवतार में और उसके बाद जो है लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो है पूरे 4.5 महीने तक तांता लगा रहता है। और ये जो तीर्थ जो है पौराणिक तीर्थ, इसे दंडी पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है। और श्रद्धालु जो है लगभग 4.5 माह तक जो है प्रतिदिन यहाँ पे हजारों की तादाद में पहुँचेंगे और आस्था की डुबकी लगाने के बाद भगवान लक्ष्मण के दर्शन करेंगे। प्राइम न्यूज के लिए लोकपाल तीर्थ से संजय कुमार। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, केएमवीएन, मंडी परिषद और जल संस्था विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे और पूरे हो चुके विकास कार्यों की समीक्षा की गई। विधायक ने अपने कार्यकाल में पूरे हुए कार्यों का शीघ्र लोकार्पण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान क्षेत्र में सड़कों की स्थिति, विद्युत, जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था समेत अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
मेरा मतलब जो चयनित में मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न। तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज मैं ही रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पूर्ण कर पाएं। तो वही मैंने पहले निर्देश दिए, पर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का सीजन आने वाला है, आ ही गया है, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, जल संस्थान से मैंने डिस्कशन करा, उनके जो कुछ प्रस्ताव है मैंने कहा मेरे लायक जो हो आप मुझे बताइए, कुछ अगर विधायक निधि के मद से अगर कहीं पे पेयजल की आपूर्ति के लिए आपको चाहिए कुछ तो मुझे बताइए। फिर दूसरा जो हमारा इरिगेशन का विभाग है, क्योंकि तुरंत उसके बाद बारिश हो जाती है और फिर जल भराव हो जाता है, ये परेशान करने वाली चीज़ है। अब खबर देहरादून से है, जहां भाषा विभाग की तरफ से हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के सभी गाड़ियों के नंबर प्लेटों में हिंदी में उत्तराखंड लिखने के लिए परिवहन विभाग को सुझाव दिया गया है, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसको लेकर सुबोध उनियाल ने कहा कि नंबर प्लेट में यूके लिखने में यूनाइटेड किंगडम का संदेश जाता है और इसके बदले नंबर प्लेटों में उत्तराखंड को मान्यता देने के लिए परिवहन विभाग को सुझाव दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भी इसी नीति पर काम कर रहा है और राज्य की अपनी भाषा का संरक्षण करने से राज्य के संस्कृति और संस्कार बचे रहते हैं। जिस तरह हम यूके लिखा करते हैं और यूके उत्तराखंड गाड़ियों में, हमने एक परिवहन विभाग को कहा कि हम लोगों को ऊखों को भी मान्यता देनी चाहिए, जिसको कि यूके से कभी कभी एक मैसेज जाता है कि यूनाइटेड किंगडम, और ऊखो बहुत स्पष्ट होगा। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के ऊपरों के नाम से। तो मैं समझता हूँ कि भाषाओं का, अपनी भाषाओं का उत्थान करना ये आवश्यकता भी है समाज की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस राज्य में अपनी भाषाओं को संरक्षण मिलता है उस राज्य की संस्कृति भी बची रहती है और संस्कार भी बचे रहते हैं। जिस तरह देहरादून में डस्टबिन फ्री दून कारगर होती नहीं नजर आ रही है। कई जगहों पर खुले में कूड़े देखे जा रहे हैं और लगातार लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले डस्टबिन फ्री दून की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि शहर के भीतर मौजूद सभी कूड़ेदानों को हटाया गया था और आम जनमानस से अपील की गई थी कि कूड़ा उठाने की गाड़ियों में ही वो अपने घरों का कूड़ा डालें, ताकि शहर के विभिन्न हिस्सों में कूड़े की वजह से बीमारियां न फैले। देखिए, बिल्कुल लगातार अपील भी की जाती है। जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं क्षेत्र में और जितने भी हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की ओपन डंपिंग को अलाउ ना करें। वहाँ पर ट्रॉलीज़ भी हमने डिप्यूट की हैं। काफ़ी सारे हमारे मेजर जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स थे, जहाँ पर कि बल्क में वेस्ट सार्वजनिक स्थल पर गिराने की शिकायत मिल रही थी, उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पर ट्रॉलीज़ भी डिप्यूट की गई हैं। 47 ट्रॉलीज़ डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को, कि ताकि वो अपने क्षेत्रों में इन सभी गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स को किल कर सकें। लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र के सभी निवासियों से भी अपील है कि कहीं भी खुले में कूड़ा ना डंप करें। कंसर्निंग ट्रॉलीज़ में और जो कंसर्निंग क्षेत्रीय सुपरवाइजर्स हैं, उनसे समन्वय बनाते हुए इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। प्रदेश में बीजेपी सरकार स्टेडियम्स का नाम बदलने वाली थी। नाम बदलने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का काम अब सिर्फ अफवाह उड़ाना रह गया है। कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के लोगों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है, जबकि स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर पहले ही ये कह दिया गया है कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा। नहीं है। देखिए, ये तो कांग्रेस की केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत हो चुकी है और उनका चरित्र इस तरह का हो गया है कि हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढना, नकारात्मकता फैलाना। तो ये कांग्रेस के नेताओं का, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, जनता ने उनको काम नहीं दिया और इसीलिए शायद अब वो एक इस तरीके के प्रकरण उठा करके जनता के बीच में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं नाम चेंज हो रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी परिवर्तन की लहर तो चलती है। सारी चीजों का समय समय पर अगर कांग्रेस अपना इतिहास उठा करके देखे तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजों के नाम चेंज किए हैं, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किया है, लेकिन इनमें से किसी नाम को चेंज नहीं किया, बल्कि उसमें एड ऑन किए गए हैं और उसमें रखा गया है। उन सबका भी सम्मान है और जो एड ऑन किए गए हैं
उनको भी सम्मानित तरीके से रखा गया। तो इसलिए कांग्रेस भ्रम की स्थिति को जनता के बीच में ना परोसने का काम करे, क्योंकि जनता हमेशा जानती है कि कांग्रेस ने केवल और केवल झूठ बोला है। झूठ की बिसात पर वो केवल अपनी राजनीतिक को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। ये प्रदेश की जनता। देहरादून में सरकारी बसों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि बस यात्रियों को कभी ठीक तरीके से टिकट नहीं दिया जाता, तो कभी कंडक्टर टिकट देने से ही मना कर देते हैं। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस परेशानी से निजात मिलने वाली है। आरटीओ में आरटीए की बैठक में ई टिकट कॉन्सेप्ट को रखा गया, जिसके बाद बसों में मैनुअल टिकट लेने की जगह यात्री अब ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। है क्योंकि अभी तक कुछ शिकायतें मिलती हैं कि बसेस टिकट नहीं दे रही हैं या टिकट प्रॉपर नहीं दे रही है। तो ई टिकट से हमारे इंश्योर हो जाएगा कि कितनी गाड़ियों में कितने लोग गए हैं। एक तो हमारे को पब्लिक का संख्या भी पता चल जाएगी और लोगों को ई टिकटिंग के माध्यम से एग्जैक्ट अपने जो भी डेस्टिनेशन होगा वहाँ के टिकट्स भी मिल जाएंगे। इसको हम आरटीए में प्रस्ताव रखेंगे और जितनी भी हमारी सिटी ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है स्टेज कैरियर में, उसमें हम इसको लागू करेंगे। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट 25 मई को खुलने वाले हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित इस पवित्र तीर्थ स्थल की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरुद्वारे को 7 क्विंटल फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है। अमृत कुंड हिम सरोवर अभी 90% जमा हुआ है, लेकिन मौसम सुहावना है। पहला श्रद्धालु जत्था गुरुवाणी पाठ के बाद रवाना हो गया है और 25 मई को तड़के श्री हेमकुंड साहिब के लिए प्रस्थान करेगा। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।